कहानी नारीवाद। लेखक देवव्रतन। एक अनोखा व्यक्तित्व था जननी का। उनकी अंदर की खूबियों को जानकर मैं स्तब्ध रह गया था, लेकिन उनके व्यक्तित्व और सोच में कुछ ऐसा विरोधाभास था जो मैं समझ ना पाया था। मैं पत्रकार हूं। मशहूर लोगों से भेंट वार्ता कर उनके बारे में लिखना मेरा पेशा है। जब भी हम मशहूर लोगों के इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं, उस वक्त यदि उनके बीवी बच्चे साथ में हैं, तो उनसे भी बात करके उनके बारे में लिखने से हमारी स्टोरी और भी दिलचस्प बन जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं मशहूर गायक मधुसूदन से भेंटवार्ता के लिए जिस समय उनके पास गया, उस समय उनकी पत्नी जननी भी वहां बैठकर हमसे घुल मिलकर बातें कर रही थी। जननी से मैंने कोई खास सवाल नहीं पूछा, बस यही जो हर पत्रकार पूछता है, जैसे मधुसूदन की पसंद का खाना और उनका पसंदीदा रंग क्या है, कौन कौन सी चीजें मधुसूदन को गुस्सा दिलाती हैं, गुस्से के दौरान आप क्या करती हैं। जननी ने हंसकर इन सवालों के जवाब दिए। जननी से बात करते वक्त न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि बाहर से सीधी सादी दिखने वाली वो औरत कुछ ज्यादा ही चतुर चालाक है। लिविंग रूम में मधुसूदन का गाते हुए पेंसिल से बना चित्र दीवार पर सजा था। उससे आकर्षित होकर मैंने पूछा, यह चित्र किसी फैन ने आपको तोहफे में दिया है क्या? इस सवाल के जवाब में जननी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां। क्या मैं जान सकता हूं वो फैन कौन था? मैंने भी हंसते हुए पूछा। मधुसूदन एक अच्छे गायक होने के साथ साथ एक हैंडसम नौजवान भी हैं, इसलिए मैंने जानबूझकर यह सवाल किया। वो फैन एक महिला थी। वो महिला कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूं। यह कहते हुए जननी मुस्कुराई। अच्छा है, मैंने कहा, और इसके जवाब में जननी बोली, चित्र बनाना मेरी हॉबी है। अच्छा, मैं भी एक चित्रकार हूं, मैंने अपने बारे में बताया। रियली? एक पत्रकार चित्रकार भी हो सकता है? यह मैं पहली बार सुन रही हूं। जननी ने बड़ी उत्सुकता से कहा। उसके बाद हमने बहुत देर तक बातें की। जननी ने बातों बातों में खुद के बारे में भी बताया और मेरे बारे में जानने की इच्छा भी प्रकट की। इसी कारण जननी मेरी खास दोस्त बन गई। जननी कई कलाओं में माहिर थीं। चित्रकार होने के साथ ही वे एक अच्छी गायिका भी थीं, लेकिन पति मधुसूदन की तरह संगीत में निपुण नहीं थीं। वे कई संगीत कार्यक्रमों में गा चुकी थीं। इसके अलावा अंग्रेजी फर्राटे से बोलती थीं और हिंदी साहित्य का भी उन्हें अच्छा ज्ञान था। अंग्रेजी साहित्य में एमफिल करके दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी करते समय मधुसूदन से उनकी शादी तय हो गई। शादी के बाद भी जननी ने अपनी किसी पसंद को नहीं छोड़ा। अब वे अंग्रेजी में कविताएं और कहानियां लिखती हैं। उनके इतने सारे हुनर देखकर मुझसे रहा नहीं गया। आपके पास इतनी सारी खूबियां हैं, आप उन्हें क्यों बाहर नहीं दिखाती हैं? अनजाने में ही सही, बातों बातों में मैंने उनसे एक बार पूछा। जननी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। 2 पल के लिए वे चुप रहीं। अपने आप को संभालते हुए उन्होंने मुस्कुराहट के साथ कहा, आप मुझसे ये सवाल एक दोस्त की हैसियत से पूछ रहे हैं या पत्रकार की हैसियत से? जननी के इस सवाल को सुनकर मैं अवाक रह गया, क्योंकि उनका यह सवाल बिल्कुल जायज था। अपनी भावनाओं को छिपाकर मैंने उनसे पूछा, इन दोनों में कोई फर्क है क्या? हां जी, बिल्कुल, जननी ने कहा। आपने इन दोनों के बीच ऐसा क्या फर्क देखा? मैंने सवाल पर सवाल किया। आमतौर पर हमारे देश में अखबार और कहानियों से ऐसा प्रतीत होता है कि एक मर्द ही औरत को आगे नहीं बढ़ने देता। आपने भी ये सोचकर कि मधु ही मेरे हुनर को दबा देते हैं, ये सवाल पूछ लिया होगा। कुछ पलों के लिए मैं चुप था, क्योंकि मुझे भी लगा कि जननी सच ही कह रही हैं। फिर भी मैंने कहा, आप सच कहती हैं जननी। मैंने सुना था कि आपकी पीएचडी आपकी शादी की वजह से ही रुक गई, इसलिए मैंने यह सवाल पूछा। आपकी बातों में कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। मेरी पढ़ाई आधे में रुक जाने का कारण मेरी शादी भी है, मगर वो एकमात्र कारण नहीं। जननी का यह जवाब मुझे एक पहेली सा लगा।
मैं समझा नहीं। मैंने कहा, जब मैं रिसर्च स्कॉलर बनी थी, ठीक उसी वक्त मेरे पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उनकी इकलौती संतान होने के नाते उनके कारोबार को संभालने की जिम्मेदारी मेरी बन गई थी। सच कहें तो अपने पिताजी के व्यवसाय को चलाते चलाते न जाने कब मुझे उसमें दिलचस्पी हो गई और मैं अपनी पीएचडी को बिल्कुल भूल गई और अपने बिजनेस में तल्लीन हो गई। 2 वर्षों बाद जब मेरे पिताजी स्वस्थ हुए तो उन्होंने मेरी शादी तय कर दी। जननी ने अपनी पढ़ाई छोड़ने का कारण बताया। अच्छा, सच में? जननी आगे कहने लगी, और एक बात, मेरी शादी के समय मेरे पिताजी पूरी तरह स्वस्थ नहीं थे। मधु के घरवालों से यह साफ कह दिया कि जब तक मेरे पिताजी अपना कारोबार संभालने के लायक नहीं हो जाते तब तक मैं काम पर जाऊंगी, और उन्होंने मुझे इसके लिए छूट दी। मैं चुपचाप जननी की बातें सुनता रहा। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे पिता बिल्कुल ठीक हो गए और उसी समय मैं मां बनने वाली थी। उस वक्त मेरा पूरा ध्यान गर्भ में पल रहे बच्चे और उसकी परवरिश पर था। काम और बच्चा दोनों के बीच में किसी एक को चुनना मेरे लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन मैंने अपने बच्चे को चुना। मगर जननी, बच्चे के पालन पोषण की जिम्मेदारी आप अपनी सासू मां पर छोड़ सकती थी ना। अक्सर कामकाजी औरतें ऐसा ही करती हैं। आप ही अकेली ऐसी स्त्री हैं जिन्होंने अपने बच्चे की परवरिश के लिए अपने काम को छोड़ दिया। जननी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं शंकर, यह सही नहीं है। जैसे आप कहते हैं उस तरह अगर मैंने अपनी सासू मां से पूछ लिया होता तो वे भी मेरी बात मानकर मदद करती, हो सकता है मना भी कर देती। लेकिन खास बात यह थी कि हर औरत के लिए अपने बच्चे की परवरिश करना एक गरिमामयी बात है। आप मेरी इस बात से सहमत हैं ना? जननी ने मुझसे पूछा। मैंने सिर हिलाकर सहमति दी। एक मां के लिए अपनी बच्ची का कदम कदम पर साथ देना जरूरी है। मैं अपनी बेटी की हर एक हरकत को देखना चाहती थी। मेरी बेटी की पहली हंसी, उसकी पहली बोली, इस तरह बच्चे से जुड़े हर विषय को मैं देखना चाहती थी। इसके अलावा मैं खुद अपनी बेटी को खाना खिलाना चाहती थी और उसकी उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाना चाहती थी। मेरे ख्याल से हर मां की जिंदगी में ये बहुत ही अहम बातें हैं। मैं इन पलों को जीना चाहती थी। अपनी बच्ची की जिंदगी के हर एक लम्हे में मैं उसके साथ रहना चाहती थी। यदि मैं काम पर चली जाती तो इन खूबसूरत पलों को खो देती। काम कभी भी मिल सकता है, मगर मेरी बेटी पूजा की जिंदगी के वे पल कभी वापस नहीं आएंगे। मैंने सोचा कि मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है, कारोबार, पीएचडी या बच्चे के साथ वक्त बिताना। मेरी अंदर की मां की ही जीत हुई और मैंने सब कुछ छोड़कर अपनी बच्ची के साथ रहने का निर्णय लिया और उसके लिए मैं बहुत खुश हूं। जननी ने सफाई दी। मगर मैं भी हार मानने वाला नहीं था। मैंने उनसे पूछा, तो आपके मुताबिक अपने बच्चे को अपनी मां या सासू मां के पास छोड़कर काम पर जाने वाली औरतें अपना फर्ज नहीं निभाती हैं? मेरे इस सवाल के बदले में जननी मुस्कुराईं। मैं बाकी औरतों के बारे में अपनी राय नहीं बताना चाहती हूं। यह तो हर एक औरत का निजी मामला है और हर एक का अपना अलग नजरिया होता है। यह मेरा फैसला था और मैं अपने फैसले से बहुत खुश हूं। जननी की बातें सुनकर मैं सच में दंग रह गया, क्योंकि आजकल औरतों को अपने काम और बच्चे दोनों को संभालते हुए मैंने देखा था और किसी ने भी जननी जैसा सोचा नहीं। आप क्या सोच रहे हैं वो मैं समझ सकती हूं शंकर। अगले महीने से मैं एक जाने माने अखबार में स्तंभ लिखने वाली हूं। लिखना भी मेरा पसंदीदा काम है। अब तो आप खुश हैं ना शंकर? जननी ने हंसते हुए पूछा। मैंने भी हंसकर कहा, जी बिल्कुल। आप जैसी हुनरमंद औरतों का घर में बैठना गलत है। आपकी विनम्रता, आपकी गहरी सोच, आपकी राय, आपका फैसला लेने में दृढ़ संकल्प होना देखकर मैं हैरान भी होता हूं और सच कहूं तो मुझे थोड़ी सी ईर्ष्या भी हो रही है। मेरी ये बातें सुनकर जननी ने हंसकर कहा, तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं भी जननी के साथ उस वक्त हंस दिया, मगर उसकी खुददारी को देखकर हैरान रह गया था। जननी के बारे में जो बातें मैंने सुनी थी वे कुछ और थीं। जननी अपनी जिंदगी में बहुत सारी कुर्बानियां दे चुकी थी
पिता के गलत फैसले से नुकसान में चल रहे कारोबार को अपनी मेहनत से फिर से आगे बढ़ाया जननी ने। मां की बीमारी से एक लंबी लड़ाई लड़कर अपने पिता की खातिर अपने प्यार की बलि चढ़ाकर मधुसूदन से शादी की और अपने पति के अभिमान के आगे झुककर अपनी ससुराल वालों के ताने सहकर भी अपने ससुराल का साथ देने वाली जननी सच में एक अजीब भारतीय नारी है। मेरे ख्याल से ये भी एक तरह का नारीवाद ही है। और हां मधुसूदन जी, आप सोच रहे होंगे कि जननी के बारे में ये सब जानते हुए भी मैंने क्यों उनसे ऐसे सवाल पूछे। दरअसल मैं भी एक पत्रकार हूं और आप जैसे मशहूर लोगों की सच्चाई सामने लाना मेरा पेशा है ना। अंत में एक बात कहना चाहता हूं, उसके बाद जननी को मैंने नहीं देखा। इस संवाद के ठीक 2 वर्षों बाद मधुसूदन और जननी ने आपसी समझौते पर तलाक लेने का फैसला ले लिया। अभी आपने सुनी अभिषेक शर्मा की आवाज में कहानी नारीवाद, जिसके लेखक हैं देवव्रतन।